नमस्कार। P10 हेल्थ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि हेल्थ से संबंधित हम सारी जानकारियाँ लेते रहते हैं, तो इसी जानकारी के सिलसिले में अभी हम आए हुए हैं डॉक्टर सालेश कुमार सिन्हा जी के पास, जो यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं PMCH के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, चूँकि यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हैं, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, तो सर सबसे पहले ये जानकारी हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट होता क्या है, यूरोलॉजी क्या है। क्योंकि आम लोग जो हैं बीमारियां में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कहाँ जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं या यूरोलॉजी के पास। तो यूरोलॉजिस्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज से 20-25 साल पहले इतना लोगों को ज्ञान नहीं था कि यूरोलॉजी क्या होता है, और लोग जो है जनरल सर्जन के पास जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आ गया है और लोग खोज के आते हैं मूत्र रोग के विशेषज्ञ के पास। और PMCH में हम लोग का जो आउटडोर होता है 100-150 मरीज पढ़ रहे आते हैं आउटडोर में। तो ये जो अभी अवेयरनेस आ गया है कि पेशाब संबंधी बीमारी के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। अब दूसरा सवाल है कि यूरोलॉजी के पास पहले जाना है कि नेफ्रोलॉजी के पास जाना है। शुरुआती लक्षण जब है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। उसके बाद जब जांच किया जाएगा और जांच के बाद जब पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के अनुसार आपका जो अगर किडनी के में बीमारी के चलते किडनी का फेलियर का प्रॉब्लम है, तब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास हम लोग भेजते हैं। और अगर उसमें स्टोन है, उसमें अगर इन्फेक्शन है, अगर ट्यूमर है, तो वो हम लोग यूरोलॉजी सर्जन के पास आएगा। अच्छा। तो आप समझ गए होंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कब जाया जाता है और यूरोलॉजिस्ट के पास। तो ये मूत्र रोग विशेषज्ञ में है और किडनी से संबंधित है सर। तो ये आम धारणा है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तभी जाते हैं, जैसा कि हमारी जानकारी है कि वो जो मेडिसिन की चीज़ होती है तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जैसा हमें जानकारी है। और यूरोलॉजी के पास जब सर्जरी की बात होती है तो उसमें जाना पड़ता है। सही है क्या? 100% सही नहीं है, लेकिन कुछ मामले में सही है। जैसे कि आपको पेशाब में जलन हो रहा है, अब जलन हो रहा है तो आपको यूरोलॉजिस्ट भी देख लेता है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी देखता है। तो वो इनिशियल सिम्टम का ये है। अब तो सिम्टम जो है, मान लीजिए जो यूरोलॉजी की मैं बताना चाहूँगा मुख्य सिम्टम क्या है, पर लक्षण आप समझिएगा तब। तो पहला सबसे लक्षण है कि पेशाब में जलन का होना, इन्फेक्शन जो होता है, UTI बहुत कॉमन है, E-coli सब लोग जानता है कि E-coli का प्रॉब्लम है। और ये जो है जलन के साथ पेशाब का बार बार होने का जो लक्षण है वो भी बहुत कॉमन आजकल बीमारी है। उसके बाद जो है पेशाब में खून आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो मैं बताना चाहूँगा कि पेशाब में अगर एक बार भी खून आए तो आप ज़रूर से मिले आप यूरोलॉजिस्ट से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा पेट में दर्द होना, आपका दर्द होना, तो उससे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टोन के चलते पेट में दर्द होता है। वो किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, पेशाब की थैली में भी हो सकता है। तो ये जो है आपको समझना होगा, ये लक्षण हो गए। अब ये लक्षण को लेके आप यूरोलॉजिस्ट से मिलिए या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए, इलाज दोनों कोई करते हैं। लेकिन अगर स्टोन है तो उसकी सर्जरी फिर हम करेंगे। अगर पेशाब में ट्यूमर हो गया जिसके वजह से पेशाब में खून आ रहा है तो उसकी सर्जरी हम करेंगे। तो और अगर उसमें पेशाब में ये इन्फेक्शन है, E-coli है, तो दोनों आदमी ट्रीट कर सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट। तो ये जनरली पेशाब में जो ब्लड आ जाता है सर, वो किन कारणों से आता है? पेशाब में ब्लड आता है, उसके मुख्यतः 3 कारण इंपॉर्टेंट आपको समझना है। एक तो स्टोन में आता है आपका, लेकिन दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो ट्यूमर है। अगर पेशाब की थैली में ट्यूमर के चलते भी आपको हो सकता है, या किडनी में ट्यूमर के चलते ब्लड आ सकता है। तो उसी इसमें आपको ये लक्षण बहुत खतरनाक है और पहला बार आता है तभी आपको मिलना है। तीसरा कारण हो सकता है पेशाब में इन्फेक्शन है, तो उसके चलते भी आपको हो सकता है। पेशाब में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है पेशाब की थैली में, उसके बढ़ने से भी ब्लड आता है। तो ब्लड के यही मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। आपने बताया सर प्रोस्टेट के बारे में, तो अब जनरली जब ओल्ड एज के हो जाते हैं लोग तो ये प्रोस्टेट की बीमारियां हो जाती है। तो ये कैसे इलाज बीमारी है या इसका इलाज है? मुख्यतः 60 से ऊपर जितने एज के लोग आते हैं 60% में ये प्रॉब्लम होता है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। और ये बढ़ता है, बढ़ने के चलते इसमें 2 तरह के सिम्टम होते हैं। एक तो कि आपका पेशाब रुक सकता है, आपको पेशाब रुकेगा, उसमें आपको कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा है कि पेशाब आपको बार बार होना है। रात में जो है
आपको 3-4 बार उठने की ज़रूरत पड़ जाती है। पेशाब लगता है आप रोक नहीं पाते हैं, आपको दौड़ के बाथरूम में जाना पड़ता है, और कभी कभी आपको रोकने के क्रम में आपका पेशाब कपड़े में हो जाता है। तो ये जो सिम्टम ये प्रोस्टेट के चलते होता है। तो और कभी कभी बिना प्रोस्टेट के भी ये सिम्टम हो जाता है, जिसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लाडर कहते हैं। वो ब्लाडर का वो कैपेसिटी वहाँ पर घट जाता है, वो थोड़ा पेशाब आता है वो ब्लाडर रिएक्ट कर जाता है, तो ओवर एक्टिव ब्लाडर के चलते होती है। तो मुख्यतः आपको यही समझनी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में 2 तरह का सिम्टम होती है, या तो पेशाब रुक जाए या बार बार पेशाब आए। तो आपको समझना चाहिए कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो रहा है। पेशाब तो बार बार आने का मुख्य कारण कुछ शुगर भी हो जाता है सर? डायबिटीज़ में भी ये लक्षण आता है कि पेशाब आपका बार बार होता है, और भूख लगती है, लेकिन अलग लक्षण होते हैं उसमें, और उसमें बार बार पानी पीते हैं लोग, इसमें पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डायबिटीज़ में भी ये सिम्टम आपको होता है। तो इसके उपाय क्या है बचने के? अब तो हम लोग एडवांस टेक्निक आ गए हैं, इसलिए बहुत ज़बरदस्त उपाय हैं। प्रोस्टेट के लिए आजकल अच्छी अच्छी दवा आ गई है। अगर दवा से हम लोग इलाज करते हैं तो बहुतों का बीमारी ठीक हो जाता है। दवा पर ही आजकल बहुत लोग चल रहे हैं, लगातार खाते रहते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन पर देना पड़ता है और उससे हो जाता है। लेकिन अगर किसी किसी में पेशाब रुक जाता है, उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑपरेशन भी अब हम लोग दूरबीन से करते हैं, कोई चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दूरबीन से जो है पेशाब के रास्ते से दूरबीन जाते हैं, और वो तो या तो इलेक्ट्रोकॉर्टिज से हम लोग काट लेते हैं, या लेजर से, लेजर मशीन से भी आजकल आ गया है। तो मरीज़ को 2-3 दिन में छुट्टी हो जाती है। और पहले जो खोल के करना पड़ता था, मरीज़ को 10 दिन रहना पड़ता था, बहुत ब्लीडिंग होती थी। अब वो सब परेशानी दूर हो गई। तो सर ने प्रोस्टेट के बारे में बताया कि प्रोस्टेट क्या है और इसका उपाय क्या है। अब तो ऑपरेशन से भी हो जाता है और मेडिसिन से ही इलाज अब संभव ज़्यादा होने लगा है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऑपरेशन किया जाता है, तो लेजर से और दूरबीन से ये ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें कि समय भी कम लगता है और दिक्कत भी बहुत कम महसूस होती है। सर इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात मैं और बता दूं, जी। एक प्रत्येक आदमी जो कि उम्र उसका 50 के ऊपर है, तो उसमें 3-4 चीज़ हम लोग करते हैं। किडनी फंक्शन का जांच हमेशा कराएं, अच्छा। ब्लड यूरिया सीरम किडनी। उसके लिए ट्यूमर मार्कर जो है, कैंसर का जो प्रोस्टेट होता है वो कैंसर भी हो सकता है, तो उसके लिए ट्यूमर मार्कर का जांच कराते हैं हम लोग, सीरम PSA का। तीसरा जाता है पेशाब की धार और एक अल्ट्रासाउंड। ये 4 जांच जो है, ये मिनिमम जो है आप हर एक साल 60 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को ये हम लोग एडवाइस करते हैं कि ये 4 जांच आप रेगुलर साल में एक बार कराइए। तो ये आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री, सीरम PSA और अल्ट्रासाउंड। तो आप जो है आने वाले खतरों से बचे रहेंगे और आप सही रहेंगे। तो मतलब ये जांच कराते हैं तो फिर प्रोस्टेट होने की संभावनाएं कम हो? संभावना तो रहेगी ही, और 60% लोगों में रहती है, 100% नहीं तो संभावना तो रहेगी ही, लेकिन आपका सही समय पर इलाज हो जाएगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। और संभावना तो ये तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस में चलती होती है, प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट वो रहेगा। बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं सर ने कि आपको यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास कब जाना है, और ये इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, जिसका इलाज कैसे हो। सबसे मुख्य कारण अभी ओल्ड एज के जो हैं तो उनका प्रोस्टेट का बीमारियां ज़्यादा होती है। तो प्रोस्टेट की बीमारियों के लिए जब आप 60 के करीब पहुंचते हैं तो जांच प्रत्येक साल कराने के लिए सर ने उपाय बताया है कि 4 जांच आपको ज़रूर कराना चाहिए। सर ये सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे चैनल से जुड़े और ये जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो इस कार्यक्रम को लाइक करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।